बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है, जिसको हम स्टडी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, वो बहुत इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको पता है हर एग्जाम्स के अंदर इर्रिकवरेबल डेट्स हो गया, बैड डेट्स, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स की ट्रीटमेंट या प्रोविजंस फॉर डिस्काउंट्स ऑन डेटर्स, ये वो टॉपिक हैं जो तकरीबन हर एग्जाम्स के अंदर जो है आपको नज़र आएंगे। कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप बना रहे होंगे तो उस टाइम एग्जामिनर आपसे एडजस्टमेंट के अंदर इसकी ट्रीटमेंट पूछ लेगा कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स जो हैं वो आपको ट्रायल बैलेंस में नज़र आएंगे। नीचे वो आपसे कह देगा कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स जो है कंपनी मेंटेन करती है 2% के ऊपर। तो आप डेटर्स दिए हुए हैं जो आपको कस्टमर से पैसा लेना है, उसका आप परसेंटेज निकालेंगे। जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स आपको दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, उसकी ट्रीटमेंट किस तरीके से होगी। अगर इंक्रीज़ करना है आपको तो वो क्या होगा, डिक्रीज़ करना है तो आपको क्या होगा, बैड डेट्स अगर राइट ऑफ हो रहे हैं तो राइट ऑफ क्या होता है। तो ये कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम्स के अंदर ये चीज़ें नज़र आएंगी। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। और इंशाल्लाह जब हम ये लेक्चर्स अपने ख़त्म करेंगे तो आप एग्ज़ाम्स में जितने भी क्वेश्चंस, चाहे वो किसी भी शक्ल में आपसे पूछे, आप उसको कंफर्टेबली इंशाल्लाह करने के काबिल होंगे, एंड यू विल बी फीलिंग मोर कंफर्टेबल एंड मोर कॉन्फिडेंट कि इसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है। तो लेट्स सी बैड डेट्स को हम देखते हैं, लेकिन बैड डेट्स जाने से पहले आई गिव यू सम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के जो आप थोड़ा सा समझें। वो ये है कि आप एज्यूम करते हैं थोड़ी देर के लिए कि आप कोई बिजनेस अगर कर रहे हैं, तो आप अगर बिजनेस करते हैं तो आपको पता है कि बिजनेस में नॉर्मली जो कैश के ऊपर बिजनेस है वो ऑलमोस्ट होता है। डेफिनेटली सर्टेन प्लेसेस पर कैश पर भी करते हैं, लेकिन आजकल की इकोनॉमी हमारी जिस तरीके से है और जिस तरीके से बिजनेसेस होते हैं, उसमें क्रेडिट का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है कि बगैर क्रेडिट के बिजनेस जो है वो करना नॉर्मली इम्पॉसिबल होता है। तो कहीं ना कहीं क्रेडिट का एलिमेंट्स डलता है, और बिजनेसेस के अंदर तो इसका एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है। और तकरीबन कम पोर्शन होता है जो कैश पर होता है, नहीं तो ऑलमोस्ट इफ नॉट ऑल ऑफ द सेल्स आर ऑन क्रेडिट। लार्ज प्रोपोर्शन कि जो लार्ज प्रोपोर्शन है किसी भी बिजनेस की सेल्स का, वो आपको क्रेडिट पर मिलेगा। और जब क्रेडिट के ऊपर होता है तो हम बात करते हैं क्रेडिट के ऊपर। आपको पता है एंट्री क्या पास करते हैं, अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करते हैं और सेल्स को क्रेडिट कर देते हैं। तो अकाउंट रिसीवेबल को जब आप डेबिट करते हैं तो ये जो अकाउंट रिसीवेबल आपने डेबिट किया, क्या ये आपको पूरे का पूरा मिल जाएगा? अगर ये पूरे का पूरा आपको मिल जाता है और कस्टमर्स आपको ये सब कुछ जो पैसा आपका है वो दे देते हैं, और नॉर्मल बिजनेस का ट्रेंड अगर ऐसा है, तो फिर ज़िंदगी आसान है आपकी। फिर तो मसला ही ख़त्म हो गया, क्योंकि जो भी माल आप क्रेडिट पर बेचते हैं वो सारे का सारा आपको कैश फॉर्म के अंदर मिल जाता है और कस्टमर्स आपको पेमेंट कर देते हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो फिर बैड डेट्स का कोई लेना देना ही नहीं है। आपने माल कैश पर बेचा, वो कैश आपके पास आ गया। जो माल आपने क्रेडिट पर बेचा वो भी आपको पूरी की पूरी रिकवरी हो गई। तो इस सूरत में आपको कोई इशू नहीं है। लेकिन नॉर्मली इट डजंट हैपन, ऐसा होता नहीं है। और ऐसा इसलिए नहीं होता कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स जो क्रिएट होते हैं बिजनेस आप कर रहे होते हैं। आई गिव यू अ प्रैक्टिकल एग्जांपल, लाइक जैसे कराची इलेक्ट्रिक है। अब कराची इलेक्ट्रिक को अगर आप देखें तो कराची इलेक्ट्रिक के जो बिल्स आते हैं घरों के ऊपर, आप लोग पढ़ते भी होंगे टीवी पे, और समटाइम्स बिल बहुत ज़्यादा आ गया। अब जब बिल बहुत ज़्यादा आया तो बिल आने के बाद क्या करते हैं कि कस्टमर्स उन बिल को लेके, जो बिज़नेस कस्टमर सेंटर्स हैं, आईबीसीज हैं इनकी, उनके अंदर कस्टमर्स जाते हैं। फिर उन बिल्स में से किसी की एडजस्टमेंट जो है वो कंपनी दे देती है, किसी की एडजस्टमेंट नहीं देती। कस्टमर का भी उस पर डिस्प्यूट होता है। कस्टमर ये कहता है कि भाई ये बिजली तो मैंने जलाई नहीं है। अब वो डिस्प्यूट्स में जब वो इन्वाइसेस चली जाती हैं तो समटाइम्स बैक ये कंपनी फिर ये करती है कि वो कंपनी फिर डिस्काउंट भी ऑफर कंपनी ने करा एक टाइम के अंदर। उसने कहा कि जितना भी ड्यूज़ आपके पास हैं, अगर उन ड्यूज़ को आप पेमेंट कर दें और इतने परसेंट पेमेंट करते हैं तो कंपनी वेवर दे देगी आपको कि बाकी ड्यूज़ जो हैं वो ख़त्म कर देगी।
तो डिस्प्यूट्स खड़ा हो सकता है कि आपने जो चीज़ इस्तेमाल करी और जो आपको वो सर्विसेज दे रहा है उसके और आपके पॉइंट ऑफ व्यू में अगर डिफरेंस है तो आप कहेंगे कि नहीं यार मुझे तो ये सर्विस मिली ही नहीं है, या मिसाल के तौर पे आपने कोई चीज़ खरीदी, आप जब कोई चीज़ खरीद कर लेकर आए तो वो आपको वो पेमेंट करनी है, लेकिन आप घर पर लाए तो वो चीज़ सही नहीं है। आप उस चीज़ को जब लाकर गए और मान भी आपने उधार पे खरीदा, जब आप वो चीज़ लेकर गए वापस तो आपका डिस्प्यूट खड़ा हो गया कस्टमर के साथ, बल्कि अदर बिजनेस के साथ जिसने आपको माल बेचा था, तो आप यहाँ भी डिस्प्यूट खड़े हो सकते हैं। तो देयर में भी डिफरेंट रीजंस जिसकी वजह से आपका जो ये जो पैसा है वो खड़ा होता है। जैसे मिसाल के तौर पे देयर आर रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज के पॉसिबिलिटीज मुख्तलिफ सिनारियो हैं दैट may एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट करते हैं कंसर्निंग ए बैड डेट्स से मुतालिक। फॉर एग्जाम्पल द डेटर्स में बी रिफ्यूजिंग टू पे वन ऑफ ए नंबर ऑफ इनवाइसेस। जैसे आई हैव टोल्ड यू, से कराची इलेक्ट्रिक की मैंने एग्जांपल्स दी कि आपके कोई कोई किसी पर्टिकुलर मंथ के अंदर कोई बिल आया जिसमें आपका डिस्प्यूट है, उसे छोड़ के बाकी फिर आप पेमेंट कर रहे हैं हर महीने, आपको इशू नहीं है, लेकिन सर्टेन जगहों पे आपका इशू है कि नहीं यार ये तो मैंने इस्तेमाल ही नहीं करा, मुझे आप क्यों ये बिल भेज रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि आपको चंद इनवाइसेस के अंदर प्रॉब्लम हो, बाकी सही हो। इसी तरीके से द डेटर में बी रेफरिंग रिफ्यूजिंग टू पे पार्ट ऑफ एन इनवाइस। जैसे एक पूरी इनवाइस है, फॉर एग्जांपल आपने कुछ फर्नीचर खरीदा क्रेडिट के ऊपर किसी जगह से, जब आप लेकर आए तो उसमें डिफरेंट आइटम्स थे, उसके अंदर चेयर्स थी, टेबल्स थी, उसके अंदर कोई बेड था, सोफा थे उसके अंदर। तो आपको बाकी प्रॉब्लम्स नहीं है चीज़ों के अंदर, लेकिन चेयर्स आपको लगता है कि चेयर्स यार सही नहीं है, वो उसकी कंडीशन सही नहीं है। तो उसने तो आपको इनवाइस भेज दी, बिजनेस ने इनवाइस भेजी, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं जी इसका तो मुझे प्रॉब्लम है, ये तो सही नहीं है, अब ये डिस्प्यूट खड़ा हो सकता है। तो आप खुद ये कहेंगे कि भाई इसकी पेमेंट तो मैं नहीं करता। तो इसको अगर अपने एंगल से समझने की कोशिश आप करें तो फिर हम बिजनेस की तरफ आते हैं। पहले आप अपने आप को रखकर देखें कि यार कौन कौन सी सिचुएशन ऐसी होगी जिसमें प्रैक्टिकली आप खुद पेमेंट्स जो है मना कर देंगे। इसी तरीके से द डेटर्स में ओ payment on a number of invoices and has indicated that only a proportion of the total amount due will ever be paid because the debtor's business has failed। से आप कोई बिजनेस अगर कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप यूं समझें कि आपका कोई स्टोर है और आप चीज़ें खरीदते हैं, लेकिन आपके बिजनेस की कंडीशन ऐसी है कि जो माल है वो रखा हुआ है, सारे का सारा आपने ले तो लिया, लेकिन अब वो बिक नहीं रहा है और कोई भी चीज़ नहीं बिक रही है। अब इसे कोविड के सिनारियों के अंदर अगर हम समझने की कोशिश करें अल्लाह सबको महफूज रखे, तो कोविड के अंदर तो देखें प्रैक्टिकली आप आराम से समझ सकते हैं बैड डेट्स के कंसेप्ट को। तो क्या आपको पता है कि सब सारे बिजनेस ही फेल हो गए, बंद हो गया पूरी दुनिया बंद हो गई। आसपास जो न्यू बिजनेसेस थे जिन्होंने उसी पीरियड के अंदर शुरू किया था जब कोविड आया, तो रेंट्स की प्रीमिसेस ली हुई हैं, बिजनेस आप शुरू कर रहे हैं, पैसा आपका लग गया है, चीज़ें भी आपने ख़रीद ली हैं, उधार पर भी आपने चीज़ें ख़रीदी हैं, लेकिन अब वो बिज़नेस क्योंकि बंद हो गया और एक लॉन्ग पीरियड तक यही सिचुएशन रही, तो बिज़नेस तो फिर डूब गया। आपके पास वर्किंग कैपिटल ही नहीं है उस बिज़नेस को चलाने के लिए। तो उस सूरत के अंदर क्या है कि आपके पास है, आप कहते हैं यार देखिए पैसा तो मैं दूंगा लेकिन अभी है ही नहीं मेरे पास पैसे, तो मैं सर्टेन पैसे तो आपको दे सकता हूँ लेकिन मैं ज़्यादा पैसे आपको नहीं दे सकता। तो एक तरीके से बैंकरप्ट हो गए आप। द डेटर्स बिजनेस हैज फेल्ड एंड नथिंग इज एवर लाइकली टू बी रिसीव्ड। ये तो वो कंडीशन है जिसमें बिजनेस कहीं ना कहीं आप चला रहे हैं। कुछ ऐसी भी प्लेसेस होंगी कि आपका बिजनेस बिल्कुल ही डूब गया है, आप खुद दुकान वुकान अपनी शॉप जो भी आपका आउटलेट है उसे बंद करके जा रहे हैं, तो आप कहते हैं भाई मैं तो देने की पोजीशन में नहीं हूँ, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। तो प्रैक्टिकली देयर मे बी आई मीन टू से मैनी सिचुएशंस जहाँ पर जो एक बिजनेस है उस बिजनेस को अगर आप देखें तो उसको उसको प्रॉब्लम होती है कि पैसा अपना रिसीव करने में। देखिए बिजनेस दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं एफएमसीजी। एफएमसीजी एफएमसीजी क्या होता है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। अब ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स क्या होती हैं? इसे आप इम्तियाज जाते हैं, आप देखते हैं कि हज़ारों किस्म की चीज़ें हैं जो स्टोर के अंदर बिक रही हैं। आप जैसे बेवरेजेस देख लें, कोका कोला का बिजनेस हो रहा है, यूनिलीवर की बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी, कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स हैं, यानी छोटी छोटी प्रोडक्ट्स हैं बहुत सारी जिनके प्राइसेस ज़्यादा नहीं है लेकिन उनके डिफरेंट आइटम्स मार्केट के अंदर बिक रहे हैं। इस बिजनेस को हम कहते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स।
तो एफएमसीजी कंपनीज के अंदर तो ये बहुत बड़ा एलिमेंट्स होता है, क्योंकि रिटेल के ऊपर ये बिजनेस अगर अपना माल बेच रहे होते हैं तो वहाँ पर ये डिस्प्यूट्स बहुत खड़े होते हैं, और इनका जो क्रेडिट होता है वो समटाइम्स मार्केट के अंदर फंस जाता है। जब मार्केट में फंसता है तो बाकायदा यहाँ पर एक होता है जिसे हम कहते हैं क्रेडिट पॉलिसी। जो बड़ी कंपनी होती हैं उनकी क्रेडिट पॉलिसी होती है, और क्रेडिट पॉलिसी का मकसद ये है कि जब भी क्रेडिट दिया जाता है, अगर कंपनी क्रेडिट देती है तो वो इंडिविजुअली असिस्ट करती है अपने कस्टमर्स को कि हम जिनको क्रेडिट के ऊपर माल दे रहे हैं उनकी कोई वर्थ है या नहीं है। अगर हम उन्हें माल दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं 10,000 रुपये का माल अगर किसी कस्टमर को दे रहा हूँ, तो क्या उस कस्टमर की जो पोजीशन है वो ऐसी है कि वो मुझे पैसे टाइम पर, जो मेरी क्रेडिट पॉलिसी है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी पॉलिसी ये कहती है कि 30 दिन के अंदर जब मैं माल बेचूंगा आपको तो आप मुझे पैसे दे देंगे। तो अब ये कैसे इंश्योर होगा कि वो जो जहाँ मैं माल बेच रहा हूँ वो 30 दिन में दे देगा? तो उसकी इंडिविजुअल वर्थ भी देखी जाती है। अच्छी कंपनीज जब डील करती हैं तो वो बाकायदा ये भी देखती हैं कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है नहीं है, आप उनके साथ कारोबार कर रहे हैं। तो लेकिन इन इन तमाम के बावजूद, क्योंकि बिजनेस रियल वर्ल्ड के अंदर हो रहा होता है, तो रियल वर्ल्ड में डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे कोविड अभी आ गया, आई टोल्ड यू स्पेसिफिकली कि जब कोविड आया तो कोविड में आने की वजह से क्या हुआ कि बिजनेसेस डूब गए। ये एक सिचुएशन थी जिसके अंदर लोगों के करोड़ों अरबों रुपए जो हैं वो डूब गए। तो उसमें सारा जो डेट्स था वो मोस्ट ऑफ द डेट्स जो है वो बैड डेट्स में कन्वर्ट हो गया। गवर्नमेंट को आना पड़ा रेस्क्यू कराने के लिए बिजनेसेस को। तो ये क्रेडिट पॉलिसी होती है। एफएमसीजी कंपनीज जितनी होती हैं इनके अंदर ये रिस्क, जब भी आप छोटे लेवल पर अगर मिसाल के तौर पे ऑटोमोबाइल का आप बिजनेस करते हैं कि गाड़ियां बेचते हैं और गाड़ियां बनाते हैं और बेचते हैं, तो वहाँ पर जो क्रेडिट का रिस्क है वो थोड़ा सा, जो बैड डेट्स का जो एलिमेंट है वो थोड़ा कम होगा, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होगा, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट्स ही इतनी बड़ी हैं कि जिसमें बैड डेट्स के चांसेस जो हैं वो कम होंगे। लेकिन अगर आप एफएमसीजी टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, रिटेल के लेवल पर आकर कर रहे हैं, आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उनकी डीलिंग्स के अंदर हमेशा कंपनीज के साथ ये प्रॉब्लम जो है वो रहेगा। यूटिलिटीज़ कंपनीज जितनी भी हैं, आप देखें उसके अंदर ये अक्सर इशू रहता है कि पेमेंट्स नहीं आ रही है, अरबों रुपए के जो है वो बैड डेट्स जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं कंपनीज के अंदर, क्योंकि कस्टमर्स बहुत ज़्यादा हैं और आप क्रेडिट पॉलिसी को अप्लाई नहीं कर सकते। दो डिफरेंट किस्म के लोग हैं। एक ये है कि जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं, सेल्स के जितने भी लोग होते हैं, तो सेल्स डिपार्टमेंट या मार्केटिंग डिपार्टमेंट जितने भी होते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट का काम है कि वो माल को बेचे, क्योंकि उसका पूरा डिपेंड करता है उस डिपार्टमेंट का, वो जितना माल बेचेगा उनकी नौकरी भी सिक्योर होगी, उनको कमीशन भी मिलेगा उसके अंदर। तो वो अपना माल बेचने के चक्कर में क्या करते हैं कि जब माल बेचते हैं तो इस क्रेडिट पॉलिसी के ऊपर समटाइम्स अमल ही नहीं होता। बल्कि ये होता है कि समटाइम्स अब आप ऐसे लोगों को भी बिजनेस माल बेच रहे होते हैं जिनकी कोई पोजीशन पहले से ही डाउटफुल होती है कि वो देंगे, लेकिन क्योंकि आपको अपना माल बेचना है, आपने डंप कर दिया अपने पास कंपनी में, आपने सेल्स रिकॉर्ड कर दी, लेकिन सेल्स रिकॉर्ड होने के साथ ही पता चला कि यार वो पैसा कोई बिजनेस ही छोड़ के भाग गए, किसी ने दुकान बंद कर दी, तो वो पैसे भी डूबते हैं। तो इस किस्म की सिचुएशन जब क्रिएट होती है तो आपका जो डेट्स है वो बैड डेट्स फॉर्म के अंदर आ जाता है, जिसे कहते हैं ऐसा डेट्स जो डूब गया। तो प्रैक्टिकली अगर आप बिजनेस के अंदर देखें तो ये सिनारियो डेवलप हो सकता है, जैसे कि मैंने आई गिव यू मैनी एग्जांपल्स। कोविड से रिलेटेड आपकी समझ में आया होगा कि बैड डेट्स क्या होता है, कि वो पैसा जो आपको कस्टमर से लेना है, लेकिन कस्टमर आपके जो हैं डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर इनएबिलिटी उनकी है, उनका डिस्प्यूट्स आपके साथ चल रहा है, वो आपको कुछ पैसे नहीं दे रहे हैं, कुछ बैंकरप्ट हो गए हैं कस्टमर्स आपके, और वो आपको नहीं दे पा रहे हैं। तो फिर उस सूरत के अंदर एज एन अकाउंटेंट आप अपने पास क्या ट्रीटमेंट करेंगे, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। तो बैड डेट्स को समझने के बाद हम आते हैं कि हम देखते हैं इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। तो अगर ये कंफर्म है कि पैसा आपका डूब गया, जैसे हम लास्ट वाली सिचुएशन में देखें कि यू आर श्योर अबाउट इट कि जी पैसे तो आपके अब मिलेंगे ही नहीं आपको, अगर पैसे आपको नहीं मिलेंगे तो फिर आप क्या एंट्री पास करते हैं? फिर आप ये करते हैं कि यू डेबिट द बैड डेट्स अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ द बैड डेट्स एंड क्रेडिट द डेटर्स अकाउंट इन द सेल्स लेजर टू कंप्लीट द डबल एंट्री। क्या आप क्या करते हैं, अगर आपको कंफर्म हो गया है कि यार अब पैसा मिलेगा ही नहीं, तो आप बैड डेट्स को डेबिट कर देंगे। इरिकवरेबल डेट्स, जैसे अब कैम्ब्रिज की जो न्यू गाइडलाइन है जिसके अंदर बैड डेट्स को भी उन्होंने रिप्लेस किया, इरिकवरेबल डेट्स
के लफ्ज़ आपको नज़र आएंगे एग्जाम्स के अंदर, तो बैड डेट्स और इररिकवरेबल डेट्स अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे और अपने डेटर्स अकाउंट को, डेटर्स जो अकाउंट रिसीवेबल कि जो आपको पैसा लेना है तो उसको आप क्रेडिट कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल रिटर्न ऑफ का लफ्ज़ भी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, जहन में रखिएगा कि अगर आप राइट ऑफ कर रहे हैं, राइट ऑफ करने का मकसद है अपनी बुक से आप हटा रहे हैं, तो रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स के लिए क्या एंट्री पास होगी, बैड डेट्स को डेबिट कर देंगे और अकाउंट रिसीवेबल को या डेटर्स को आप क्रेडिट करेंगे। जैसे आप देखें सी ब्लूम एक कस्टमर है आपका, तो सी ब्लूम के अकाउंट से एक्चुअली सेल्स आपने की थी और सेल्स की थी 520 पाउंड की, और ये आपको पता चला कि नहीं यार सी ब्लूम से तो पैसा मिलना ही नहीं है 520 पाउंड का, तो आपने क्या एंट्री पास करी, बैड डेट्स डेबिट और सी ब्लूम का अकाउंट क्रेडिट। तो बैड डेट्स का रेफरेंस आपने दिया और सी ब्लूम के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, तो यहाँ पर खत्म हो गई बात। इसी तरीके से आर शाह आप देखें तो इसको आपने सेल्स की थी 375 पाउंड की, इसमें से कैश इसने आपको 125 पाउंड का दे दिया और उसके बाद 250 पाउंड जो है ये आपको पता है कि इससे नहीं मिलेंगे, तो आपने इस अकाउंट को 250 से क्रेडिट कर दिया और बैड डेट्स डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल या डेटर्स क्रेडिट। तो बैड डेट्स क्या करेंगे, बैड डेट्स देखें दो जगह से आपके पास आ रहे हैं, 520 का आपने ये राइट ऑफ किया और आर शो का 250 पाउंड का ये करा, तो 770, और 770 को आप क्या करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इसको आप क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि बैड डेट्स जो है इसकी नेचर डेबिट की है, एक्सपेंस है, और इसको क्लोज करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस और इसकी नई टर्म्स जो आप देखेंगे वो इनकम स्टेटमेंट है, तो इनकम स्टेटमेंट को आप डेबिट करेंगे और बैड डेट्स को क्रेडिट कर देंगे और ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। जब आप इनकम स्टेटमेंट बना रहे होंगे तो इनकम स्टेटमेंट में ग्रॉस प्रॉफिट जो भी आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे आप इसको माइनस करते हैं, 770 को आप माइनस कर देंगे, तो बेड डेट्स की ट्रीटमेंट क्या हुई, या बेड डेट्स आपने समझा कि बेड डेट्स ऐसा डेट्स जो आपको नहीं मिलेगा, आपके कस्टमर्स जो हैं डिफरेंट किस्म की सिचुएशन खड़ी होती है रियल वर्ल्ड के अंदर, जिसके अंदर कस्टमर्स जो हैं उसका डिस्प्यूट भी आपके साथ हो सकता है, कस्टमर आपको पैसे भी नहीं दे सकता, और आपने ये भी देखा कि अगर हम लार्ज स्केल पे जो बिजनेस हो रहे होते हैं, जो बेच रहे होते हैं, जिनके कस्टमर्स कम होते हैं, लाइक जैसे ज्वेलरी की शॉप हो गई, ऑटोमोबाइल आपकी बिक रही हैं और हैवी मशीनरीज अगर आपका कोई बिजनेस हो रहा है, तो उसमें बैड डेट्स जो हैं उसके होंगे लेकिन उसके चांसेस कम होते हैं। उसके बरक्स अगर आप एफएमसीजी टाइप का कोई बिजनेस कर रहे हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स लाइक यूनिलीवर, कोका कोला, पेप्सी, या यूटिलिटीज कंपनीज अगर आप देखें, या अपने इर्द गिर्द जो स्टोर्स आपके खुले हुए हैं जो क्रेडिट के ऊपर माल देते हैं, बेचते हैं, इस किस्म के बिजनेस के अंदर आपको हमेशा मिलेगा कि बैड डेट्स का एक एलिमेंट होता है। एक टर्म आप और जहन के अंदर रखें, उससे क्रेडिट पॉलिसी कहते हैं, कि क्रेडिट पॉलिसी क्या होती है कि जो हर कंपनी, हर बिजनेस जब शुरू होता है तो अपनी वो एक क्रेडिट पॉलिसी बनाते हैं, और क्रेडिट पॉलिसी ये होती है कि यार इतने दिनों के अंदर हम जो माल बेच रहे हैं उसमें इतने दिनों में ये कस्टमर से पैसा हमारे पास आ जाना चाहिए। तो लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि उस क्रेडिट पॉलिसी के लिए हम इंडिविजुअली जब माल बेचते हैं तो उनकी वर्थ भी असेस करते हैं, फिर उसके चेक एंड बैलेंस भी होते हैं, लेकिन डिस्पाइट उसके अलावा क्या होता है, एक सेल्स डिपार्टमेंट को जहन में रखें, सेल्स वालों का काम क्या है, माल ले जाके बेचना, उनके उनके कमीशंस होते हैं, तो वो क्या करते हैं, समटाइम्स अक्सर कंपनीज में ये इशू होता है कि ये क्रेडिट पॉलिसी अपने ट्रू स्पिरिट के अंदर अप्लाई नहीं होती हो पाती है, और उसकी वजह से क्या होता है कि बैड डेट्स जो है, आपका जो कस्टमर्स का डेट है वो एंड में कंपनीज जो है एक लिस्ट निकाल रही होती हैं जिसमें लगता है कि यार प्रॉब्लम्स हैं, ये कस्टमर ही भाग गए, ये सब कुछ, फिर सेल्स वाले उनके पीछे लगते हैं, और फाइनेंस डिपार्टमेंट, आप अकाउंटेंट्स हैं, अकाउंटेंट हैं, फिर हर कंपनी का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है वो ये लिस्ट बना रहा होता है, फिर ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट वालों को भेजी जाती है। तो प्रैक्टिकली कंपनीज के अंदर ये इशू ऑलमोस्ट हर कंपनी के अंदर मिलेगा ये इशू आपको। हर कंपनी कहीं ना कहीं बैड डेट्स लेके, और जैसे कि मैंने बताया एफएमसीजी के अंदर तो ये बहुत बड़ा रिस्क होता है कि वहाँ इस किस्म की चीज़ें बहुत होती हैं कंपनीज में, तो उनकी पूरी पूरी लिस्ट होती है, कस्टमर्स होते हैं, फिर वो उसके बाद एक क्रेडिट पॉलिसी, फिर उसके बाद वो बैड डेट्स की भी एक पॉलिसी बना लेती है जिसके अंदर वो हम आगे पढ़ के करते हैं। तो अभी फ़िलहाल आपकी समझ में, कंसेप्चुअली समझने के लिए ये बातें जो मैं आपसे कह रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप इसको जहन के अंदर रखें तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा कि एक्चुअली यार बैड डेट्स होता क्या है और ये बिजनेस में कैसे एग्जिस्ट करता है, और इसकी ट्रीटमेंट आपने देखा कि जब बिल्कुल शुगर शॉर्ट हो जाए
कि पैसा डूब ही गया है तो उसकी एंट्री क्या पास करेंगे, बैड डेट्स को डेबिट कर देंगे और डेटर्स को क्रेडिट करेंगे, और बैड डेट्स फाइनली कहाँ पर क्लोज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट के अंदर कर देंगे। ये तो एक पार्ट हमारा खत्म हुआ। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ अपने, और सेकंड पार्ट हमारा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या है, एक तो बैड डेट्स हमने पढ़ लिया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये देखें वो होता है कि जो बिल्कुल श्योर नहीं होता है कि वो पैसा आपको नहीं मिलेगा। When we are drawing up the financial statement, we want to achieve the following objective। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, हम कहते हैं टू चार्ज एज एन एक्सपेंस in the profit and loss account for that year an amount representing debts that will never be paid। एक तो यह होगा टू शो इन द बैलेंस शीट डेटर्स फिगर एज क्लोज एज पॉसिबल टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द डेटर्स। देखिए डेटर्स आपका करंट एसेट्स है, और इनकम स्टेटमेंट आप जाते हैं तो आप जब ईयर एंड बनाते हैं तो ओवर स्टेटेड नहीं करना चाहते आप चीज़ों को। प्रूडेंस कंसेप्ट जो है आपका, आप पढ़कर आए पहले मैंने भी अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आपको बताया था, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म ये होता है कि यार अगर कोई लॉस फ्यूचर के अंदर आपको होने वाला है जिसको आप समझते हैं कि ये पैसे नहीं मिलेंगे, तो उसको भी फिर आप क्या करें कि एस्टिमेशन बेसिस के ऊपर, ये एक बड़ा लफ्ज है अकाउंट में, याद रखें एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशन बेसिस के ऊपर ही सही, लेकिन आप कोई एस्टिमेट करके उस लॉस को अपनी किताबों के अंदर बुक कर लें, ताकि आपकी जो किताबें हैं अकाउंट्स के बुक हैं वो ट्रू पिक्चर जो है उसको प्रेजेंट करें। तो हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि जिस साल का एक्सपेंस है उसी साल में रिकॉर्ड होना चाहिए इनकम के अगेंस्ट में, और सेकंड ये कि ओवर स्टेटेड नहीं होना चाहिए। तो डेटर्स अगर आपको डाउट है कि यार डेटर्स से पैसा नहीं मिलेगा, डाउटफुल डेट्स हैं, तो आप उसे प्रोवाइड फॉर करें अपनी किताबों के अंदर। अब देखें, एक तो उसके उसके दो तीन तरीके होते हैं। द एस्टिमेटेड फिगर किस तरीके से निकले, एक तो वो है ना जो श्योर शॉर्ट है आपका कि जी पैसा मिलेगा ही नहीं, उसकी ट्रीटमेंट तो हमने पढ़ ली कि बैड डेट्स को डेबिट करके डेटर्स को क्रेडिट कर दिया। हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का मकसद ये है कि हम बिजनेस कर रहे हैं अपना, और बिजनेस करने के दरमियान क्या है कि हम कंटिन्यू हमारा बिजनेस चल रहा है। कुछ कस्टमर्स हमारे काफ़ी अरसे से हमें पैसा नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो हमें मना भी नहीं कर रहे हैं, अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, लेकिन हम उनके पास जाते हैं जब पैसे लेने के लिए, और वो कुछ इनवाइसेस उन्होंने रोकी हुई हैं हमारी, कुछ की वो पेमेंट कर देते हैं, डिस्प्यूट्स है कुछ पे हमारा, तो हम भी क्या कहते हैं कि चले हमारा माल बिक तो रहा है ना, तो हम उनको बेच रहे हैं माल। लेकिन माल बेचने के साथ साथ रियल प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि वो पैसा जो है, उनकी कुछ इनवाइसेस हमारी बुक्स में खड़ी हुई हैं जिनकी पेमेंट नहीं हुई है, या कुछ कस्टमर अब माल तो हमसे नहीं ले रहे हैं लेकिन वो कह रहे हैं कि हम आपको पैसे दे देंगे, तो उनको हम राइट ऑफ नहीं कर रहे हैं यानी इमीडिएट हम राइट ऑफ नहीं कर रहे हैं। राइट ऑफ आपने पढ़ा, तो राइट ऑफ हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि उनको फिर हम एस्टिमेशन बेसिस के ऊपर, लेकिन हमें प्रोवाइड भी करना है ताकि हमारी ट्रू पिक्चर आए। तो हम क्या करेंगे, बाय लुकिंग एट ईच डेट एंड डिसाइडिंग टू व्हाट एक्सटेंड इट विल बी हेल्ड। अब ये एक बड़ी लंबी एक्सरसाइज है कि हर डेट को, हर कस्टमर को हम माइन्यूटली जाके रिव्यू करें कि यार इसका ट्रेंड हमारे पास क्या रहा है, ये कस्टमर हमें पेमेंट करता है, इसने पहले कब पेमेंट करी, फिर कौन कौन सी इनवाइसेस या कौन कौन से डेट्स ऐसे हैं जो हमें लगता है कि यार ये इसका ट्रेंड क्या है, हिस्टोरिकल ट्रेंड क्या है, कितने परसेंट चांसेस हैं हमें कि ये पैसा मिल जाएगा, कितने परसेंट चांसेस हैं कि पैसा हमें नहीं मिलेगा, तो हम ये करें। और दूसरा ये होता है तरीका बड़ा, क्योंकि इतने कस्टमर्स होते हैं, बाज़-औक़ात एक कंपनी है उसके कोई 10,000 कस्टमर्स हैं या 15,000 कस्टमर्स हैं। यूटिलिटी कंपनी, अगर आप जैसे पावर्स कंपनी है, कराची इलेक्ट्रिक हो गई जो पावर आपके घर में आ रही है, या गैस आपके घर में आ रही है, तो इनके तो फिर मिलियंस के अंदर कस्टमर्स होते हैं जो इनके प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे होते हैं। तो अगर इंडिविजुअल हर कस्टमर को जाकर देखा जाए, प्रैक्टिकली थोड़ा सा पॉसिबल मुश्किल होती है बहुत। तो दूसरा करते हैं बाय एस्टिमेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, कि हमारा जो एक्सपीरियंस है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल अमाउंट ड्यू फ्रॉम द रिमेनिंग डेटर्स विल अल्टीमेटली प्रूव टू बी बैड डेट्स। कि यार कौन कितना, एक परसेंटेज हम देख लेते हैं कि यार टोटल जो डेट्स है ना हमारा, इसका इतने परसेंट जो है वो चांसेस ये है कि हमें नहीं मिलेगा, तो हम उसे अपनी बुक्स में प्रोवाइड करते हैं। अभी राइट ऑफ नहीं कर रहे हैं हम, अभी प्रोवाइड करने का मकसद है कि हमें पता है कि यार अगर हम मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए का माल हम बेचते हैं, तो हमें पता है कि यार 4-5 हज़ार रुपए तो डूबने ही डूबने हैं इसके अंदर। तो अब इस तरीके से हम कर लेते हैं।
और फिर कंपनीज क्या करती हैं, कंपनीज ये करती हैं कि इसकी बेसिस के ऊपर एक एजिंग शेड्यूल बनाती है। नॉर्मली मोस्ट ऑफ द कंपनीज प्रिपेयर दिस काइंड ऑफ शेड्यूल, या आप भी अपने जहन में रखें, इसे एजिंग कहते हैं डेटर्स की। एजिंग किस तरीके से होती है, जो हमारी इनवाइसेस हैं, से इनवाइसेस क्या होती हैं आपको पता है, जब माल बिकता है तो इनवाइसेस होती हैं। चलो मैं यूटिलिटी कंपनी से आपको समझाता हूँ। आपके पास जो हर महीने का बिल आता है आपके घर में गैस का या बिजली का, तो वो इनवाइस हो गई एक आपकी ना, उसके अंदर ये होता है कि एक महीने के अंदर आप पेमेंट कर दें। तो ऐसे कस्टमर जो लेस देन 1 मंथ के, वो कस्टमर्स जो हैं जिन्होंने फॉर एग्जांपल एक महीने से कम, उनकी ड्यू डेट तो गुजर गई है, लेकिन ड्यू डेट गुजरने के बाद भी एक महीने के अंदर अंदर जो कस्टमर्स हैं वो 5000 के हैं। और कंपनी ने, हमने एक पॉलिसी बनाई है कि यार जो लेस देन 1 मंथ होगा ना, उसके चांसेस ये हैं कि 1% चांस है कि वो हमें पैसा नहीं देंगे। 1 मंथ टू 2 मंथ्स, ऐसे कस्टमर जो ड्यू डेट गुजरने के बाद 1 महीने से 2 महीने एज जिनकी हो गई है, उनके चांसेस, जैसे देखें ऐसे जैसे जैसे ये दिन बढ़ रहे हैं, जो हमें कस्टमर्स पैसे नहीं दे रहा है हमारे, इसी तरीके से ओवर 1 ईयर आ गया कि 1 साल से ज़्यादा जो 160 पाउंड का अमाउंट है जो कस्टमर्स ने हमें पैसे नहीं दिए, हमने कहा 20% चांस है इसका कि ये पैसे हमें नहीं मिलेंगे। तो देखिए हमने एजिंग बना ली। एज बनाना बड़ा आसान है कि जो कस्टमर जिसको आपने माल बेचा, और जैसा कि मैंने कहा कि क्रेडिट पॉलिसी आपकी है, तो क्रेडिट पॉलिसी में अगर लिखा है कि 30 डेज के अंदर कस्टमर आपको पैसे देगा, तो अगर 30 डेज गुजरने के बाद भी कस्टमर पैसे नहीं दे रहा है, तो उसका लेस देन 1 मंथ के अंदर अंदर है। तो लेस देन 1 मंथ वाला शुरू हो गया, फिर 1 महीने के बाद भी उसने नहीं दिए और मिसाल के तौर पे 31 दिन हो गए, तो वो इस वाले पीरियड में आ जाएगा। अब अगर 61 दिन हो गए, 2 महीने से ज़्यादा उसने पैसे नहीं दिए, तो फिर वो इस वाली स्लॉट में आ जाएगा। इस तरीके से आपने इसकी एजिंग बना ली। और एजिंग बनाने के आप जब बात देखें, ये प्रैक्टिकल बात है कि जैसे जैसे इनके दिन गुजर रहे हैं, इन्होंने हमें पेमेंट ऐसे ऐसे देखें परसेंटेज भी बढ़ रही है। तो ये जो परसेंटेज निकाल के जो आप निकालते हैं, इसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कहते हैं। तो 9160 पाउंड्स के, अगर फॉर एग्जांपल ये पैसे हैं जो आपको कस्टमर से लेने हैं, तो डिफरेंट परसेंटेजेस इनकी एजिंग के हिसाब से जब लगाई, तो आपको लगा यार 214 पाउंड ये वो रकम है जो आपको लगता है कि यार ये प्रोवाइड फॉर करनी है बुक के अंदर। और जब इसको प्रोवाइड फॉर करेंगे तो इसकी एंट्री क्या पास करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इसकी एंट्री हम ये नहीं कर रहे हैं कि डेटर्स को क्रेडिट करेंगे। अब ये आप यहाँ एक इंपॉर्टेंट किस्म का कंसेप्ट जहन के अंदर रखें और बिठा लें, जिसमें प्रॉब्लम होती है कि अगर आपको श्योर शॉट पता है कि राइट ऑफ करना है, पैसे मिलने ही नहीं है, तो बैड डेट्स डेबिट और डेटर्स को क्रेडिट करेंगे। लेकिन अगर आप प्रोवाइड फॉर हैं कि अभी एक एस्टिमेशन है आपका कि यार इतनी रकम मुझे नहीं मिली, लेकिन अभी डाउटफुल है, अभी पूरा वो बेड नहीं बना है। डाउटफुल का मकसद है कि डाउट है हमें, लेकिन उसकी बेसिस पे प्रूडेंस कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी बुक्स के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एंट्री हम क्या पास करेंगे, इनकम स्टेटमेंट को डेबिट कर देंगे। पेन भी लगता है फारिग हो गया। इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को क्रेडिट कर देंगे। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को क्रेडिट करेंगे और इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। तो ये आप इसको देखें, इसकी हम एक एग्जाम्पल भी पढ़ते हैं ताकि आपकी समझ में आए। द अकाउंटिंग एंट्रीज needed for the provision for doubtful debts are year in which provision is first made। अब ये बड़ा ख्याल रखिएगा, पहले साल जब प्रोविजन बनेगा तो क्या होगा, डेबिट द प्रॉफिट एंड लॉस, या जैसे मैंने कहा इनकम स्टेटमेंट आप कर लें। आपके नए जो कैम्ब्रिज है उसमें ये टर्म्स जो है वो चेंज हो गई है, इनकम स्टेटमेंट करें विद द अमाउंट ऑफ द प्रोविजन डिडक्टेड फ्रॉम द ग्रॉस प्रॉफिट एज एन एक्सपेंस एंड क्रेडिट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। यानी जैसा कि मैंने बताया कि डेबिट किसको करना है, डेबिट कर दें आप इनकम स्टेटमेंट को, और इनकम स्टेटमेंट को डेबिट कर दें आप, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को क्रेडिट कर दें। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को आपने क्रेडिट किया और इसको करा। एक एग्जाम्पल देखते हैं, यहां से समझते हैं। एट 31 December 2003 द डेटर फिगर आफ्टर डिडक्टिंग बैड डेट्स वाज 10,000। अब देखिए आफ्टर डिडक्टिंग क्यों कह रहे हैं,
आफ्टर डिडक्टिंग इसलिए कह रहे हैं कि ये वो डेट से जो 100% हमें पता है हमें ये पैसा नहीं मिलेगा, तो वो डेटर में से माइनस करेंगे हम, क्योंकि एंट्री क्या पास करते हैं, बैड डेट्स को डेबिट करते हैं या इररिकवरेबल डेट्स को डेबिट करेंगे और डेटर्स को क्रेडिट करेंगे। तो डेटर्स में से डेफिनेटली ये पैसे अगर 1 लाख रुपए आपको लेने थे किसी से फॉर एग्जाम्पल, तो 1 लाख में से 10,000 रुपये अगर आपको पता है ये बैड डेट्स है, तो बाकी कितना बचेगा, 90,000 बचेगा। एक्चुअली 90,000 बचा। इट इज एस्टिमेटेड दैट 2% ऑफ डेट्स, ये एस्टिमेट आपने किया है कि 2% ऑफ डेट्स विल इवेंचुअली प्रूव टू बी बैड डेट्स, कि वो इवेंचुअली प्रूव हो जाएगा बैड डेट्स, एंड इट इज डिसाइडेड टू मेक ए प्रोविजन फॉर दिस, द अकाउंट्स विल अपीयर एज फॉलोज। अब क्या होगा, अगर आप 10,000 का 2% निकाल रहे हैं तो वो 200 पाउंड बनेगा। तो आपने क्या एंट्री पास करी, एक तो इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका ये हो गया। एक्सपेंसेस में से क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को क्रेडिट कर देंगे, और ये जो है ये आप इनकम स्टेटमेंट में से माइनस करेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का जब लेजर बनेगा तो इसको क्रेडिट करेंगे और इनकम स्टेटमेंट का हवाला दे देंगे। यहाँ पे ये बन गया। बैलेंस शीट बनेगी तो क्या होगा, बैलेंस शीट में देखें डेटर्स वही 10,000 है। अब देखिए ये फर्क है जो दोनों के अंदर फर्क है, कि वहां पर क्या हुआ, जब हम राइट ऑफ करते हैं तो राइट ऑफ में डेटर्स का अमाउंट कम हो जाता है, स्ट्रेट कम हो जाता है, क्योंकि हम एंट्री ही पास करते हैं कि बैड डेट्स को डेबिट करके और डेटर्स को क्रेडिट करते हैं। जबकि इस वाली सिचुएशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इस वाली सिचुएशन के अंदर हम ये करते हैं कि डेटर्स को अपनी जगह रखते हैं और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को इसमें से माइनस कर देते हैं, तो ताकि डेटर्स एक्चुअली अपनी जगह मौजूद हैं 10,000, लेकिन प्रेजेंटेशन के अंदर हम इसकी वैल्यू जो लेकर आते हैं वो 9,800 पाउंड होती है, और ये इसकी ट्रू पिक्चर है। तो प्रूडेंस कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए तो आपकी समझ में आया है कि बैड डेट्स अकाउंट्स क्या होता है, और इन दोनों का फर्क देखें, यहाँ बड़े अच्छे तरीके से लिखा है, इसको आप जहन नशीन कर लें। आई थिंक दिस इज वेरी गुड। बैड डेट्स अकाउंट क्या है, दिस एक्सपेंस अकाउंट इज यूज्ड व्हेन ए डेट इज बिलीव टू बी रिकवरेबल एंड रिटर्न ऑफ। जब बिलीव होता है कि भाई अब ये पैसा मिलना ही नहीं है। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होता है, दिस अकाउंट इज यूज्ड ओनली फॉर एस्टीमेट्स ऑफ द अमाउंट ऑफ द डेटर्स remaining at the year end after the bad debts have been written off that are likely to finish up as bad debts. This account is also known as the provision for bad debts. तो प्रोविजन फॉर क्या होता है, ये एस्टिमेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और दोनों में फर्क ये है कि बैड डेट्स की सूरत में डेटर्स बिल्कुल आपके कम हो जाएंगे और प्रोविजन में डेटर्स अपनी जगह रहेंगे। बैलेंस शीट में जब लेकर जाएंगे तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को जो भी अमाउंट होगा उससे माइनस कर देंगे। तो आई थिंक ये आपकी समझ आया कि दो दो चीज़ें थी, दोनों आपने समझा कि एक तो आपने कंसेप्ट समझा कि बैड डेट्स क्या होता है। बैड डेट्स का समझने के बाद में आपने देखा कि बैड डेट्स की ट्रीटमेंट क्या करते हैं, स्ट्रेट राइट ऑफ की एंट्री क्या पास करते हैं। राइट ऑफ की एंट्री जो है डेटर्स को डेबिट कर देते हैं, बैड डेट्स को डेबिट करेंगे, डेटर्स को क्रेडिट कर देंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये क्या होता है, ये बिल्कुल होता है, लेकिन यहाँ अभी डाउट है आपको, एक्चुअली ये बेड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट नहीं हुआ है आपका डेट, लेकिन आप प्रूडेंस कंसेप्ट है आपका कि यार आपको पता है कि जो मेरा डेटर्स हैं इसमें से कुछ पैसा मुझे नहीं मिलेगा, देयर इज ए रिस्क। तो उस रिस्क को आप क्या करते हैं, मिटिगेट करने के लिए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक एस्टिमेशन बेसिस के ऊपर प्रोवाइड फॉर करते हैं। तो जब प्रोवाइड फॉर करते हैं तो उसके लिए डिफरेंट तरीके हैं कि इंडिविजुअली भी आप देख के कर सकते हैं, या फिर ये कि आप एक परसेंटेज ले आएँ। तो आपने ये भी देखा कि परसेंटेज भी होती है, कुछ कंपनीज जो है एजिंग बना लेती हैं। एजिंग बनानी भी आपने देखी कि आपके जो कस्टमर्स हैं उनकी एजिंग बन गई, कि कस्टमर्स जो हैं वो कौन से कस्टमर ऐसे हैं जो लेस देन 1 मंथ ड्यू डेट गुजरने के बाद 1 महीने में भी उन्होंने पैसे नहीं दिए, उनकी एक एजिंग बन गई। 2 महीने तक जिनसे पैसे नहीं मिले, 3 महीने तक पैसे नहीं मिले, या 3 मंथ से 1 साल तक आपको नहीं मिले, या ओवर 1 ईयर हो गए। तो आपने देखा जैसे जैसे डेट जो है पुराना होता चला जाएगा, जब आपको कस्टमर से पैसे नहीं मिल रहे हैं तो फिर परसेंटेज भी आप देखें बढ़ती चली जाएगी। इस परसेंटेज को इस अमाउंट पे अप्लाई कर देते हैं तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आता है। नॉर्मली एग्जाम्स के अंदर भी एजिंग समटाइम्स वो पूछ लेता है या बना के दे देता है आपको, या फिर एक परसेंटेज आपको देगा। तो हम डिटेल से पढ़ेंगे। एंट्री आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की देखी कि इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को क्रेडिट कर देते हैं, और बैलेंस शीट में उसको क्रेडिट करके बैलेंस शीट में उसको माइनस कर कर दिखाते हैं। बैड डेट्स क्या होता है कि अगर इररिकवरेबल आपको पता है कि बिलीव टू बी इररिकवरेबल तो उसे राइट ऑफ कर देंगे। प्रोविजन एक एस्टिमेशन होता है,
और इसकी ट्रीटमेंट भी आपने देखी। तो होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब मज़ीद हम इंशाल्लाह इसको आगे बढ़ाएंगे अगले लेक्चर के अंदर। तो आपने जितना मैंने पढ़ाया है इसको आप अगर जो सिंपल आप इसको याद करें या इसको बार बार वीडियोस को देखें, जो टर्म्स हैं उसको समझने की कोशिश करें और इसके कंसेप्ट को देखें, तो इंशाल्लाह अगर ये लेक्चर आपकी समझ में आ गया तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर हम ट्रीटमेंट पर आएंगे कि जब इंक्रीज़ होता है प्रोविज़न, जो आपके एग्ज़ाम्स के अंदर आती हैं सिचुएशन, उसको हम देखेंगे कि क्या क्या होता है। तो बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा है। अगर आपके सिंपल कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो इंशाल्लाह आप एग्ज़ाम में बहुत सुकून के साथ इसको कर लेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और क्राशियंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियोस पड़ी हुई हैं, हम पास पेपर्स भी आपको मिलेंगे उसमें, वहाँ भी जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके अलावा और भी वीडियोस पड़ी हुई हैं तो अपने दोस्तों को भी बताएं और उनसे भी सब्सक्राइब कराएं। ओ लेवल ए लेवल की बहुत अच्छी वीडियोस हैं और आपको अगर कोई वीडियो पर्टिकुलरली किसी टॉपिक पे बनवानी है, जैसे ये भी देखें कमेंट्स के अंदर किसी ने लिखा था कि प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स के ऊपर आप लेक्चर बनाएं, तो आई थॉट इट एवर कि चलें अगर मेरे वीडियो बनाने से और वो टॉपिक उसको आसानी हो जाती है लोगों के लिए, तो नथिंग लाइक इट, आई विल बी मोर आई एम टू से हैप्पी ऑन दिस। और आप कमेंट्स में जाके लिखें आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई पर्टिकुलर चीज़ आपको परेशान करती है अकाउंटिंग के अंदर, तो वहाँ भी कमेंट के अंदर आप लिखें जाके, एंड वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि उस पर आपको समझाएं भी और आपकी समझ में भी इंशाल्लाह आएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह, नेक्स्ट लेक्चर इसी टॉपिक के ऊपर होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।